हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर डेली हिंदी की क्लास होती है, जहाँ पर आपके 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है। और इसके बाद हिंदी के जो आपकी हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन इसमें आपके अंत में ऐड कर दिए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। चलिए, तो आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को सुपरफास्ट तरीके से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखो, जो कोई शब्द आता है वो किस में आता है, निश्चय में या निश्चय। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन आया है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा, ये बन जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आंसर क्या बनेगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है आपसे पूछा गया है। अब ये तो नहीं कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्यपाल होते हैं। कोई विशेष राज्य की अगर बोल देता तो आपका वो व्यक्तिवाचक हो जाता। अगला है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है। यहाँ पर दिया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इनमें से कौन सा है। तो देखो, यहाँ पर सर्वदा आपका होगा नहीं, सर्वत्र होगा नहीं सकता, गलत हो नहीं सकता है। ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा, इतना उतना, है ना। ये शब्द जो आपका दिया गया है कहीं ना कहीं परिमाण को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। हमने कहा था अकर्मक क्रिया मतलब बिना कर्म के ही क्रिया अगर पूरी हो जाती है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। बाकी हमने आपको और बताया था कि ऐसी क्रिया में आप क्वेश्चन करके देखिए, क्या सोता है तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन क्या खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा। तो आप कहेंगे सोना जो आपकी है वो अकर्मक क्रिया है, मतलब पहला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता होगा कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये होता है विशेष। क्या होता है, विशेष, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काफ़ी में कौन सा विशेषण है। एक काफ़ी में कौन सा विशेषण है। काफ़ी पीने वाली काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी मतलब बोलते हैं ना सर, ये काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या करिए कि बस क्लास को यहीं पर रखिए, है ना। तो वो काफ़ी आपका है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर इसका आंसर बी बनेगा। ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि निश्चित नहीं दिया है कि आप 5 मिनट हो गया या 10 हो गया, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। अगला है कि हिंदी की जो बा ध्वनि है, हिंदी की जो बा ध्वनि है वो आपकी किससे आपकी है, ये कह सकते हैं कि बा ध्वनि में क्या आएगा, पा फा बा। जब बा बोल रहे हैं तो दोनों ओठ आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि। क्या हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि। इसका आंसर आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी दंत की बात करते हैं तो आपका ता वर्ग हो जाएगा, है ना। ता था दादा, जिसमें दांत और यहाँ पर जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है। यहाँ पर देखा जाए तालव्य ध्वनि आपके चा वर्ग में होती है, और वास्तु आपकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो मसूड़ों के साथ स्पर्श करती है, जैसे रा है। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। देखो, अघोष वर्ण आपसे कह रहा है, हमने कहा था अघोष वर्ण किसी वर्ग का दूसरा और क्या पहला और दूसरा वर्ण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर दिया है, और 8 नंबर की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सा दिया गया है, सा, ये आपके अघोष वर्ण में आपका आता है। अघोष इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो आपका कौन सा शब्द होता है, पहला और दूसरा, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये वाला सा होता है, यहाँ पर ये सा होता है, और ये सा होते हैं। ये किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। बाकी जो कुछ भी मिले आपको वो सघोष में डाल दीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ये आपसे कह रहा है। दंत की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ता है, ना है, दा है, और यहाँ पर ता है। तो याद रखिए यहाँ पर ता को ता ही एक बार कर दिया है, वैसे आपको टा कर लीजिएगा, इसको
तो आप कहेंगे सर ये आंसर हो जाएगा, अगर इसको टा कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपके गड़बड़ी हो गई है, तो आप लोग 1 नंबर सब लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द आपका नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है, 10 आपको बताना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखो यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर में, 10 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे बावर्ची है, बेगम है, दरोगा है, ये आपकी तुर्की भाषा से लिए गए हैं। लेकिन जो आपका डेरा बाबा दिया गया है, डेरा, ये डेरा शब्द आपका याद रखिएगा, ये आपका तुर्की भाषा से नहीं लिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। हमने कहा वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या शब्द बनेगा, ये है कारण। कारण ये है कि लाचार क्यों है, क्योंकि भैया वो अंधा है, तो इसका कारण हो गया कि वो अंधा है, तो इस कारण से आप बताएंगे ये कारणवाचक आपका है। अगला है वधु का बहुवचन क्या होता है। क्वेश्चन आपको कई बार मिला है। वधु का होता है वधुएं। क्या होता है, वधुएं। ये ऑप्शन आपको जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपको देना है। वधुएं मत लगाइएगा, बड़ा उ की मात्रा नहीं होगा, याद रखिए, छोटा उ की मात्रा ऑप्शन सी बनेगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है। क्रियापरक व्याकरणक जो व्याकरणिक कोटि है इसको चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, वो 13 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है, तो ये कारक है आपका, कारक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, कारक कर लीजिएगा, ये आपका कारक आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो कारण है, कारण को आप कर लीजिए कारक। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कारक जो आपका है व्याकरण की वह कोटि है जिसमें क्रिया निहित होती है, ठीक है ना, कारक कहलाती है। और कारक शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया की पूरी तरह से करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। अगला है स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है वो आपका कौन सा है, 14 नंबर ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो किन्नर कैसा है, अहिंसा। देखो अहिंसा के मार्ग, यहाँ पर जो अहिंसा है वो आपका स्त्रीलिंग बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल दिया गया है। अब आप बताइएगा भविष्य काल जो आपका है वो किस में है। 15 नंबर दिया है और 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भविष्य काल में करूँगा है, गा है, गी है, गे है, ऐसे होता है, तो आप कहेंगे सर पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि करूँगा शब्द आया है तो ये आपके भविष्य काल को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि लवण का तद्भव शब्द इनमें से क्या होता है। लवण का तद्भव शब्द इनमें से क्या होता है, 16 का ऑप्शन देना है। याद रखिए नोन होता है, नोन होता है, ना कि नमक आपको लगाना है। क्या लगाना है, नोन लगाना है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जवाब राइट हो जाएगा। नमक जो होता है क्षार का समानार्थी आपका, नमक है, क्षार है, समानार्थी शब्द आपके हो जाएंगे। वहीं पर देखा जाए तो आपका जो लवंग है, लवंग ये क्या है, लौंग का तत्सम शब्द है, और पूछा है तद्भव तो ऑप्शन बन गया यहाँ पर ए नंबर। अगला है खेत का सही तत्सम क्या होता है, तो हमने कहा था सर तद्भव में खा का परिवर्तन छा में हो जाता है, तो यहाँ पर एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा है, और ता का परिवर्तन किस में होता है, त्रा में होता है, तो आप कहेंगे सर खेत का हो जाएगा तत्सम क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी नंबर बन गया है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी बताना है। ऊपर लिखित कैसे लिखा जाता है। ऊपर लिखित जो होता है, ऊपर लिखित, यहाँ पर देखा जाए ऊपरी शब्द लिखा है, ऊपरी लिखा है और ऊपर लिखित लिया है, वहीं पर देखा जाए ऊपर लिखित, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यहाँ पर बताना है, थोड़ा टाइम का ध्यान दिया करें भाई, टाइम से आया करें, ठीक है। देखो बहाव शब्द दिया है और आव शब्द आपका बन रहा है बहाव, आओ, आव शब्द कहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी जिसका आ रहा है, जवाब बिल्कुल सही बनेगा। अगला है 19 शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। 19 शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में, अर्थात शब्द के प्रारंभ में। जब इसको तोड़ोगे तो उन निकलेगा, और उन कौन सा निकलेगा, ये आपका ये वाला निकलेगा, याद रखिएगा। जैसे 59 हो गया, 19 हो गया, मतलब ये जो आपके शब्द होते हैं उनमें उन ही निकलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको याद रहता है, कहीं कहीं आपको उन वाला निकलेगा, डी वाला लगा होगा, लेकिन सही आंसर आपका सी हो गया है। अगला है पुष्कर का सही अर्थ बताना है। पुष्कर का सही अर्थ क्या होता है, तो भैया पुष्कर को बोलते हैं तालाब, और तालाब को बोलते हैं सरोवर, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है जटिल का अर्थ बताना है कि जटिल का अर्थ क्या होता है। जटिल, हमने कहा जटिल का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ होता है, असंभव होता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत है।
याद रखिए जटिल का अर्थ होता है पेचीदा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाढ़ा का विलोम क्या होता है, गाढ़ा का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है कि सर गाढ़ा का विलोम क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गाढ़ा का हो जाएगा पतला हो जाएगा, गाढ़ा का हो जाएगा पतला हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर है ये सही हो जाएगा, गाढ़ा का पतला हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी क्या होता है, उपार्जित दिया गया है और उपार्जित का विलोम अगर पूछे तो आपको आंसर क्या देना है। यहाँ पर देखा जाए तो उपार्जित हो जाएगा और उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर में, 24 नंबर में बिल्कुल सही है, याद रखिए अनुपार्जित हो जाएगा, अनुपार्जित ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए, तो ये बताइएगा चुनाव क्षेत्रों का क्या किया जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए परिसीमन क्या होता है, परिसीमन होता है, परिसीमन करना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। तो आपका जवाब है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ आपको देना है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का सही अर्थ इनमें से है क्या। तो आप कहेंगे सर चोटी का पसीना और एड़ी तक आना मतलब यहाँ पर होता है कड़ा परिश्रम करना, क्या करना, कड़ा परिश्रम करना। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है लाल पीला होना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है। लाल पीला होना इसका जवाब देना है, लाल पीला होना बहुत क्रोध करना, बिल्कुल सही है, बहुत क्रोध करना, ऑप्शन आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का चयन करेंगे तो यहाँ पर तेजस्वी, कितने तेजस्वी लोग हैं यार, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर पहला ही हो जाएगा तेजस्वी बालक, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी तपस्वी है, हंसनी है, परोपकारिणी स्त्रीलिंग में बनेगा। अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं असाध्य, क्या कहते हैं, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है कि मनोहर शब्द में संधि कौन सी है, मनोहर शब्द में संधि पूछा गया है, याद रखिए इसे जब तोड़ेंगे तो बनेगा मनः, क्या बनेगा, मनः निकलेगा और हर निकलेगा, अर्थात विसर्ग का परिवर्तन यहाँ पर ओ के साथ हुआ है, अर्थात ये विसर्ग संधि, ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि वधूर्म का संविच्छेद बताना है। वधूर्म का संविच्छेद यहाँ पर क्या होगा 31 नंबर में। वधूर्म क्या होता है, वधू धन ऊर्म होता है और वधू धन ऊर्म होता है मतलब बड़ाऊ की मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा है अर्थात दीर्घ संधि बनेगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही बनेगा। अगला है कि किस समास में पहला पद जो दिया गया है वो संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और पहला पद संख्यावाची किस में होगा, तो ये समास होता है द्विगु समास, क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ऑप्शन आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, यही प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में विशेष विशेषण का भाव होता है, याद रखिएगा। अगला है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव जो आपका है वो किस रस में मिलेगा। हमने कहा सर विस्मय रस दिया है और विस्मय की अगर हम बात कर लेते हैं आपका आंसर है यहाँ पर 33 नंबर में, तो जवाब यहाँ पर आना चाहिए कि सर विस्मय जो आपका है वो अद्भुत रस का है और अद्भुत रस है तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगर हम आपसे पूछे हास्य रस का क्या होता है, तो हास्य रस का होता है हास, क्या होता है, हास होता है। पूछे शांत रस का क्या होता है, तो शांत रस का होता है निर्वेद होता है या सम होता है या वैराग्य होता है। वहीं पर विभत्स की अगर बात करते हैं, विभत्स का होता है जुगुप्सा और जुगुप्सा को बोलते हैं घृणा बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर याद आ गया हो तो, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर अलंकार जो आपका है कौन सा है। 34 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो विशेषता है, बढ़ा चढ़ा कर कही गई है बात। लंका जली नहीं है लेकिन निशाचर भाग गए हैं, मतलब संयुक्त हो गया, ऑप्शन आपका सी नंबर। मंगल भवन एवं मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, किस छंद का प्रयोग हुआ है।
अब आप कहेंगे सर इसको तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, मंगल भवन मंगलहारी, अर्थात ये चौपाई होती है। मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं, आपको 16 मात्रा निकलेंगी, 16 मात्राएं होती हैं तो आपकी चौपाई होती है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है 36 नंबर आपको देना है। हमने कहा सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखा है विभाकर, क्या लिखा है, विभाकर लिखा है, ना कि दिवाकर लिखा है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका भी बनेगा, प्रभाकर होता है, दिनकर होता है और दिनेश होता है, यहाँ पर विभाकर नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से लहर का पर्यायवाची शब्द आपको नहीं है, ये बताना है। लहर के पर्यायवाची वीच होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है, दुकुल नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर मिला भी था इसके पिछले वाली क्लास में। दुकुल मतलब होता है किनारा होता है, क्या होता है, किनारा होता है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। ऐसा आपको शब्द बताना है जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर 38 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है कि नासिका, कान है, नेत्र है, लेकिन अंग की बात करते हैं तो अंग महाजनपद का नाम भी था, अंग देश का नाम था, अंग आपके शरीर में भी हैं। तो आप कहेंगे सर अंग के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ये शुद्ध वाक्य चुनना है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ या और अच्छा कुछ बन सकता है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ या करता हूँ, रखता हूँ। ऑप्शन सी देखिएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है उपत्यका का अर्थ इनमें से क्या होता है। उपत्यका का अर्थ क्या होता है 40 नंबर में। तो पर्वत के पास की भूमि होती है, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका होता है, और पर्वत के जो शिखर होता है अर्थात ऊपर वाली भूमि होती है उपत्यका नहीं, उसे अधित्यका कहते हैं। अगला यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। आदिम लोग जो आपके थे घुमक्कड़ थे और यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, घूमते भटकते रहते थे, है ना। ये गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर आपके देखा जाए तो भगवान बुद्ध के बारे में है, महावीर के बारे में दिया है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी, 45 वर्ष तक निरंतर घूमते रहे थे। ये गद्यांश में आपको ज्ञान मिलेगा, बाकी आप लोग इस ज्ञान से परिचित हैं, अर्थात ये सब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पहले से ही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर याद रखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये बिना ही आप गद्यांश पढ़े हुए सॉल्व कर सकते हैं कि सर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म से जुड़ा है। यहाँ पर स्वच्छंद में विसर्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर स्वधन छंद, अर्थात यहाँ पर जो आपका निकलेगा वो व्यंजन संधि होगा, क्योंकि जब तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आधा अक्षर आपको लग ही रहा है, डी हो जाएगा। अगला है घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो घूम धनक्कड़ अर्थात अक्कड़ जो आपसे दिया गया है, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, अर्थात जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनकी अवस्था कितनी थी, 35 वर्ष थी दोस्तों, ऑप्शन बी 35 वर्ष हो जाएगा। अगला है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता आपको छापना है। तो आप कहेंगे सर 46 नंबर का जो ऑप्शन है वो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता पूछे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे। बाकी देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर है कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम, पथिक, ये सब आपकी इन्हीं की रचनाएं हैं। चित्रधारा भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा 1962 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको बताना है किसके लिए, चिदम्बरा के लिए मिला था। याद रखिए चिदम्बरा के लिए मिला था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर जो आपकी है ब्रजभाषा की है और ब्रजभाषा है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए आपका आंसर सी बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर कि वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता किसने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा है। बाकी क्वेश्चन सब पढ़े लिखे आपके हैं, कहीं ना कहीं रिपीट होते ही रहते हैं। जब आप डेली टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि नहीं 2-3 महीने में क्वेश्चन आपके रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि वह है तो वही सब कुछ, हिंदी में भी सब कुछ वही आता है। बस आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑप्शन को रट्टा मारे हुए हैं। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि क्लास में कह रहे थे कि सर
थ्योरी हमको याद नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाते हैं, है ना। आपकी मेमोरी कंप्यूटर बन चुकी है। आप लोग थ्योरी पर विश्वास नहीं करते हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव पर विश्वास करते हैं। जिस दिन आप पढ़ाई छोड़ देंगे 5 दिन बाद फिर आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे अगर ऑब्जेक्टिव है। इसलिए भैया अगर ऑब्जेक्टिव से ही अगर आपको तैयार होता है तो आप डेली क्लास लीजिए और डेली रिवीजन करिए, तब तो सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जीवन भर चलता है और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जीवन भर नहीं चलते हैं। अगर आप जीवन भर चाहते हैं कि हम पढ़ें और आने वाली पीढ़ी पढ़े, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अच्छा मार्ग दें, तो थ्योरी पढ़िएगा, नहीं तो रट्टा मारिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घूम फिर के वही मिलेंगे और आप उसको रट्टा मार सकते हैं। बाकी अगर आपको थ्योरी में कुछ लगता है कि नहीं हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ जीवन में कुछ कर सकते हैं, अगर हम जॉब ना मिले अगर हमारी जॉब ना मिले तो कम से कम हम किसी को पढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा आपके अंदर है, आपकी जुनून कि हम जीवन में कुछ किए हैं तो उसका फल मिले, तो आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा। क्लासें आपको थ्योरी की दी जा रही हैं। देखिए 49 नंबर है, 49 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि भारतीय युग में निकलने वाली जो पत्रिका है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका है आपकी 50 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखें भारतीय युग में कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ऑप्शन देखिए ये नंबर है जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि वचन सुधा संपादन भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1867 में किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1870 में किया था, बाणभट्ट ने प्रयाग से किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जयद्रथ वध जो रचना है वो आपकी किसकी है। चलिए बताना है कि भैया जो जयद्रथ वध रचना है वो किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा 138 नंबर में और 138 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये मैथिली शरणगुप्त की बनेगी, किसकी है, मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला दिया गया है कि सर अमान दास का पोथा ये किसकी रचना है, अमान दास का पोथा ये किसकी रचना है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अमान दास का पोथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि आकाशदीप किसकी रचना है, आकाशदीप किसकी रचना है। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, थ्योरी भी पढ़ाते हैं। देखो आकाशदीप आपसे पूछा गया 140 में, तो आप कहेंगे आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामायण की अगर पूछे रामायण की रचना, तो रामायण की रचयिता किसने किया है। तो यहाँ पर देखिए रामायण वाल्मीकि हो जाएगा, रामायण वाल्मीकि हो जाएगा, रामचरितमानस तुलसीदास हो जाएगा। अगला है कि हर्षचरित पूछा गया है, हर्षचरित की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बाणभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हर्षचरित बाणभट्ट बनेगा। अगला है नीरजा, और अगर आपसे पूछा है कि सर नीरजा किसकी है, चलिए नीरजा बताना है। नीरजा अगर पूछे तो आपको महादेव वर्मा बताना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं, मैथिल कोकिल रचना भी आपकी है। यहाँ पर कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो दिया है वो आपका हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, मैथिल कोकिल विद्यापति। यहाँ पर देखिए 144 नंबर आपसे ये कह रहा है मैथिल कोकिल, बताइए भाई 144 मैथिली कोकिल चलिए विद्यापति, हाँ सही तो है विद्यापति, ऑप्शन आपका ये नंबर बनेगा। अगला है ध्रुव धारणा, क्या है ध्रुव धारणा किसकी रचना है, यहाँ पर बताना है ध्रुव धारणा जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है 145 नंबर में। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये पांडे वैचन शर्मा उग्र हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ध्रुव धारणा पांडे वैचन शर्मा उग्र, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उर्मिला के जो रचनाकार है वो आपकी कौन है, 146 नंबर देना है। उर्मिला के रचनाकार आपको बताना है, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। उर्मिला के रचनाकार कौन हैं, यहाँ पर देखा जाए तो उर्मिला के जो रचनाकार आ रहे हैं मैथिली शरणगुप्त के द्वारा है, किसके द्वारा है, चलिए उर्मिला जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा हिंदी साहित्य के प्रमुख में से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एक आपकी जो थी मैथिली शरणगुप्त के द्वारा एक महाकाव्य साकेत में उर्मिला का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हार की जीत के लेखक कौन हैं, हार की जीत के लेखक है कौन, तो आप कहेंगे सर सुदर्शन है, सुदर्शन हारता कभी नहीं है जीतता ही है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्मला किसकी रचना है, निर्मला किसकी रचना है, यहाँ पर देना है निर्मला, तो निर्मला किसकी रचना है यहाँ पर देना है,
तो कहेंगे सर ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाशन हुआ था 1927 में। याद रखिए स्त्री केंद्रित साहित्य आपका है, विशेष स्थान स्त्रियों को दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए जैसे आपकी दहेज प्रथा है, आपके अनमेल विवाह जैसी समस्याएं हैं, उसको इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। और वीरों का वसंत अगर पूछा गया है तो आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हल्दी घाटी किसकी रचना है। हल्दी घाटी पूछा गया है, यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा हल्दी लगाने से श्यामल हो जाएंगे, आप कहेंगे सर श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर आपका 150 का जो बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। मतलब जिसका भी ऑप्शन यहाँ पर आया है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो बी नंबर बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर बताना है आषाढ़ का दिन किसकी एक रचना है, यहाँ पर बताना है। और इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमने कहा कि अगर आपको डेली क्लास लेना है डेली आप लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डेली लगाना है डेली लगाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी होता है। लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयारी करना है तो आप लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हिंदी की बेसिक क्लासें आपको दी जानी शुरू कर दी गई हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए आपको जीके की जो आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है साइंस है, इसके भी बेसिक क्लासें दी जा रही हैं। अभी से अगर आप एक एक वीडियो देखना पड़े शुरू कर देंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक महीने में देखेंगे आप में बहुत बदलाव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्लास छोड़ना नहीं है। अगर लाइव ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लाइव नहीं हो पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए 11 बजे जो क्लास होती है वो आपको जीके में, आप देखिए हमने आपको इतने अच्छे अच्छे टॉपिक आपको दे रहे हैं। हर एक वीडियो से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलना ही है, इसलिए हम आपको वो टॉपिक दे रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हिंदी की क्लास को भी देखिए, अभी से देखना शुरू कर दीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इलाहाबाद हो चाहे आप हाई कोर्ट हो, ठीक है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट का सी हो चाहे डी हो चाहे आरओ हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, आप इन वीडियो को देखते रहिए, टेस्ट पेपर को लगाते रहिएगा, ठीक है ना। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।